मेरे बंधुओं और मेरी माता तुल्य बहनों, हाजिर हूं मैं आपके सामने आपके रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन से पहले चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रियतमा मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा कह लो, मैं नहीं जा रहा हूं कह लीजिए, या मैं नहीं जाता हूं कह लीजिए। दरअसल यह एक आश्वासन है, एक दिलासा है, एक ढाढ़स है जो कवि अपनी प्रेमिका को दिलाते हैं। कवि अपनी प्रेमिका को दिलासा देते हुए कहते हैं कि तुम बेकार में रो रही हो, तुम नाहक ही रो रही हो, मैं कहीं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर, तुम चुप हो जाओ। तो दरअसल ये सांत्वना है, एक दिलासा है, एक होप है जो हमारे लेखक साहब अपनी प्रेमिका को देते हैं। जब उनकी प्रेमिका घबराने लग जाती है, रोने लग जाती है, डरने लग जाती है, इस चिंता में कि जो हमारे लेखक हैं, जो हमारे कवि हैं, वो उन्हें छोड़कर जा रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो कविता है ये लव एंड सेपरेशन पर बेस्ड है, यानी प्रेम और वियोग पर बेस्ड है। इस कविता को लिखा है हमारे जॉन डन जी ने। जॉन डन जो इस कविता के लेखक हैं। तो आइए चलते हैं इस चैप्टर को शुरुआत करने। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, और आप इसमें रियल लव, रियल पेन को समझ पाओगे, महसूस कर पाओगे, फील कर पाओगे। ठीक है भाई, तो चलें चैप्टर को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं आपको बता रहा हूं, इस चैप्टर को भी हम दो खंडों में करने वाले हैं। पहला जो होगा ऑथर्स इंट्रोडक्शन होगा, लेखक साहब का परिचय होगा, और दूसरे सेक्शन में हम कविता को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तैयार हो आप? तो तैयार हो तो चलिए शुरू करते हैं, फिर किस बात की देरी है। तो ये रहा हमारा लेखक साहब का परिचय। देखो भाई साहब, हम लेखक साहब के परिचय से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पोएट्स इंट्रोडक्शन। कौन है हमारे पोएट जी? तो हमारे पोएट का नाम है जॉन डन। जॉन डन साहब हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो हमारे जॉन डन साहब हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इनके जन्म की बात की जाए तो 1572 में इनका जन्म हुआ है, और 1631 में देहावसान अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। 1572 में जन्म। याद रखना ये डेट, क्योंकि आगे चल के हम इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। हाँ जी, इसी क्लास के तुरंत बाद हम इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये सारे डेट्स वगैरह, ये सारे फैक्ट्स वगैरह आप याद रखिएगा, मजा आएगा। ठीक है दोस्त, चले। तो जन्म हुआ 1572 में और मृत्यु हो गई 1631 में। 1631 में द पायनियर of a new kind of lyrical and satirical was called metaphysical। तो जो हमारे जॉन डन साहब हैं वो 1572 में जन्म लेते हैं और 1631 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और क्या थे वो? तो भाई साहब वो प्रथम अन्वेषक थे, मतलब इन्होंने ही शुरुआत की थी। पहली बार इन्होंने ही शुरुआत की थी। इस चीज की शुरुआत की थी, तो मेटाफिजिकल टाइप ऑफ पोएट्री की। मेटाफिजिकल टाइप ऑफ पोएट्री की। अब ये क्या है मेटाफिजिकल, तो उसको समझो। भाई साहब इन्होंने शुरुआत की थी, हमारे जॉन डन साहब वो प्रथम कवि रहे जिन्होंने एक नए तरीका की, एक नए शैली की, एक नई रचना की शुरुआत की, नई काव्य रचना की शुरुआत की। किस चीज में? तो उनकी जो कविता रही है वो गीति काव्य रही है। गीति काव्य कहने का मतलब है गीत की तरह लयबद्ध। जो कविता गीत की तरह लयबद्ध होती है, तुकबंद वाली होती है, जिसको हम गा सकते हैं, वैसी कविता की शुरुआत इन्होंने की। एंड सटारिकल, और उस कविता में इन्होंने व्यंग भी रखा। व्यंग मतलब कि कह सकते हो आप हंसी मजाक या जोक। ठीक है जी, तो उस कविता में इन्होंने व्यंग भी रखा। वर्ड्स मतलब कविता, कल्ड मेटाफिजिकल। तो अभी तक हमने क्या बात समझा है कि जॉन डन साहब जो है 1572 में जन्म हुआ है, 1631 में मृत्यु हो गई है, और ये वो प्रथम कवि रहे हैं जिन्होंने शुरुआत की है किस चीज की? एक नई काव्य रचना की शैली की, जिसका नाम है मेटाफिजिकल। और मेटाफिजिकल कैसी काव्य की शैली है? तो मेटाफिजिकल कविता में गीत की तरह कविता लिखी जाती है जिसमें व्यंग भी होते हैं। ठीक है भाई, तो गीत की तरह कविता लिखी जाती है जिसमें व्यंग भी होते हैं। वही चीज मैंने यहां लिखा है कि जॉन डन 1572 में जन्म, 1631 में मृत्यु। और ये अंग्रेजी साहित्य में मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक या तत्वमीमांसीय कहते हैं उसको। मेटाफिजिकल यानी आध्यात्मिक या तत्वमीमांसीय काव्य शैली का जनक
या प्रणेता माने जाते हैं। ये जॉन डॉन ही है जो माने जाते हैं कि इन्होंने मेटाफिजिकल टाइप ऑफ पोएम को लिखने को जन्म दिया, के लेखनी को जन्म दिया, के लेखन को जन्म दिया। समझे? मेटाफिजिकल का मतलब हुआ, देखो भाई साहब, मेटा से मतलब है परे, मेटा से मतलब है परे, और फिजिकल मतलब भौतिक, जो चीज भौतिक दुनिया से परे हो। तो भौतिक दुनिया से परे हो मतलब क्या? आध्यात्मिक। अरे भाई साहब, जो चीज भौतिक दुनिया से, जो चीज इस मृत्यु लोक से संबंधित नहीं है, इस मरण लोक से संबंधित नहीं है, वो तो फिर पारलौकिक है ना, फिर तो वो दैवीय है ना। तो इन्होंने मेटाफिजिकल टाइप ऑफ पोएट्री लिखनी शुरू की, यानी ऐसी पोएट्री जिसमें अध्यात्म जुड़ा हो, ऐसी पोएट्री जिसमें धर्म से जुड़ी बातें जुड़ी हुई हो। ठीक है जी। तो आध्यात्मिक यानी धार्मिक, धर्म से जुड़ी बातों तो इन्होंने अपनी कविताओं में जगह दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं भाई मेरे। आप देखो आगे, इनका जन्म कहां हुआ बताओ? 1572 में हुआ, ये तो बात ठीक है, लेकिन जन्म हुआ कहां? तो जन्म हुआ लंदन में, और वो भी जाने माने एक समृद्ध, जाने माने समृद्ध, समृद्ध का मतलब हुआ बहुत ही विकसित परिवार में। तो जाने माने समृद्ध और विकसित परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका जो परिवार था वो रोमन कैथोलिक फैमिली से था। इनका जो परिवार था वो रोमन कैथोलिक फैमिली से था और व्यापारियों का परिवार था। तो भाई साहब, इनका जन्म हुआ है लंदन में। लंदन में कहा? तो एक व्यापारी के घर में, समृद्ध व्यापारी, अच्छे खासे बिजनेसमैन के यहाँ जन्म हुआ। अच्छा, कौन से धर्म में? तो जन्म हुआ इनका कैथोलिक फैमिली। अब ये कैथोलिक क्या होता है तो उसको समझो। ये रहा आपका कैथोलिक। दरअसल कैथोलिक जो है वो ईसाई धर्म की ही सबसे बड़ी शाखा मानी जाती है और सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है। हर धर्म में टुकड़े हो ही जाते हैं, मतभेद हो ही जाता है। जैसे आप सनातन धर्म में जाओगे, हिंदू धर्म में, तो वहां भी अलग अलग शाखाएं हैं, वैष्णव है, उसके बाद से आपका शाक्त है, शैव है। ठीक है जी, ये अलग अलग शाखाएं हैं। शैव में भी जाओगे तो वीरशैव है। ठीक है, अलग अलग शाखाएं हैं। तो हर धर्म में अलग अलग शाखाएं होती हैं। इस्लाम धर्म में जाओगे तो शिया है, सुन्नी है। उसी प्रकार से आप जाओगे बौद्ध धर्म में तो श्वेतांबर, दिगंबर, ऐसे बहुत सारे लाइक खंड वगैरह हैं। और यहाँ पर जो अपना कैथोलिक धर्म है, कैथोलिक मतलब क्रिश्चियन, जो अपना क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियन धर्म भी कई सारे हिस्सों में बटा है। मुख्यतः जो दो बड़ा हिस्सा रहा है वो एक रहा है कैथोलिक और दूसरा रहा है प्रोटेस्टेंट। एक रहा है कैथोलिक और दूसरा रहा है प्रोटेस्टेंट। तो इनका जन्म हुआ है कौन से परिवार में बताओ जरा? इनका जन्म हुआ है रोमन कैथोलिक फैमिली। यहाँ रोमन से मतलब रोमन अंपायर का है, जो पूरा यूरोप वगैरह में फैला था, तो रोमन अंपायर से है। तो रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ। अब ये मैंने बताया आपको कि कैथोलिक जो है क्रिश्चियनिटी का ही एक डिवीजन है, ईसाई धर्म का ही एक हिस्सा है। सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन जो शाखा है वो अपनी कैथोलिक शाखा है, और ये पूरी दुनिया भर में फैली हुई है। ये जो कैथोलिक शाखा है ये पूरी दुनिया भर में फैली हुई है। और ये जो कैथोलिक शाखा है, इसका जो सेंटर कह लो या इसका जो केंद्र कह लो, वो वेटिकन सिटी यानी रोम में पाया जाता है। और इसके जो मुखिया हैं वो आपके पोप हुआ करते हैं। जो पोप है यानी जो पादरी हैं, मुख्य पादरी, पोप उन्हें कहते हैं जो धर्म के कह लो आप कि जो धर्म के कर्ता धर्ता हैं, जो धर्म के नेता हैं, या जो धर्म के सबसे बड़े पुजारी हैं। ठीक है जी। तो ये पोप जो हैं उनको माना जाता है कि ये कैथोलिक धर्म के मुखिया हैं। यह संस्था रोमन कैथोलिक चर्च कहलाती है, जो यीशु मसीह की शिक्षाओं और पवित्र परंपराओं का पालन करती है। सीधी सी बात समझिए भाई मेरे, कि जो अपना कैथोलिक है ये ईसाई धर्म की ही एक शाखा है, एक क्रिश्चियन धर्म की ही शाखा है। ठीक है जी। तो जन्म हुआ है, किनका जन्म हुआ है? जॉन डॉन का। कब हुआ है? 1572 में। मृत्यु कब? 1631 में। क्या थे? इनको माना जाता है कि ये प्रथम अन्वेषक थे, यानी इन्होंने ही स्थापना करी एक नए प्रकार की काव्य रचना की जिसका नाम है मेटाफिजिकल। ये मेटाफिजिकल जो काव्य रचना होती है ये गीतिमय होती है, गीति काव्य की तरह होती है, गीत की तरह गाई जाती है। साथ ही साथ इसमें व्यंग वगैरह भी होता है, और इसमें ज्यादातर बात की जाती है आध्यात्मिक यानी ईश्वर से संबंधित बातें की जाती है और बहुत ही पवित्र बातें की जाती है। ठीक है भाई। जन्म कहाँ हुआ? लंदन में। लंदन के एक व्यापारी परिवार में इनका जन्म हुआ। और वो जो परिवार था वो कौन से धर्म को मानने वाला था?
क्रिश्चियनिटी को, यानी क्रिश्चियन धर्म को। और क्रिश्चियन धर्म में भी कौन सी शाखा को, क्या वो कैथोलिक थे कि प्रोटेस्टेंट थे? तो प्रोटेस्टेंट थे, याद रखिएगा, ठीक है जी, तो प्रोटेस्टेंट थे। व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड में लोग कैथोलिक लोगों को पसंद नहीं करते थे, तब इनका जन्म हुआ कैथोलिक परिवार में। अब बताओ, इंग्लैंड में कैथोलिक लोगों को पसंद नहीं किया जा रहा था उस समय जिस दौरान इनका जन्म हुआ है। अब ये घटना दरअसल 1530 के आसपास की है। जो चार्ल्स एट्थ थे, यानी अष्टम थे, उनको उनका मतभेद दरअसल हो गया ये कैथोलिक धर्म से या कैथोलिक शाखा से। दरअसल इनका मतभेद है, ऐसा हुआ कि जो पोप थे रोम के, उनसे इनका मतभेद हो गया। इनको शादी करनी थी, अपनी बीवी को तलाक देना था और एक दूसरी लड़की से शादी करनी थी, लेकिन कैथोलिक धर्म में तलाक नहीं देते। तो भाई साहब वो जो पोप थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम तलाक नहीं लेने देंगे, तुमको दूसरी शादी नहीं करने देंगे। तो इन्होंने फिर उसका विरोध किया और वहां से कैथोलिक धर्म से निकलकर एक प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की, या प्रोटेस्टेंट शाखा की स्थापना। कौन? ये जो चार्ल्स जो अष्टम थे, उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। तो अब इंग्लैंड में तो प्रोटेस्टेंट धर्म माना जाने लगा। और इनका जन्म कब हुआ? इनका जब जन्म हुआ है तो उस समय कैथोलिक लोगों से नफरत हो रही है इंग्लैंड में, ठीक है भाई। तो इंग्लैंड में अब प्रोटेस्टेंट धर्म माना जा रहा है, प्रोटेस्टेंट शाखा मानी जा रही है। और यहां जब जन्म हुआ है इनका, तो उस समय इंग्लैंड का माहौल पूरा एंटी कैथोलिक है, वहां कैथोलिक लोगों को लोग पसंद ही नहीं कर रहे। उस दौरान इनका जन्म हुआ है। तो भाई साहब माहौल बड़ी वहां गर्म था, वहां माहौल बहुत ही गर्म था जहां पर इनका जन्म हुआ है हमारे साहब का। ये सब बातें हमने कर ली थी ना। हमने कहा है कि जॉन डॉन जो है 1572 में जन्म लिए। फिर हमने कहा कि जन्म लंदन के परिवार में हुआ, शाखा में हुआ। फिर हमने कहा कि भाई साहब कैथोलिक धर्म क्या होता है, कैथोलिक शाखा क्या होती है। अब जान लो आप कि जो हमारे जॉन डॉन रहे, क्योंकि इनका जन्म उस समय हुआ है लंदन में जिस समय पूरा लंदन या पूरा इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था। उस समय प्रोटेस्टेंट धर्म को वहां के राजा या वहां के लोग ज्यादा मान रहे थे। वहां पर मतभेद हो चुका था कैथोलिक लोगों से, तो वहां पर दो शाखाएं बट गई थी कैथोलिक की, ठीक है जी। अब देखें, इसका कारण ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ, जब उन्होंने जब उनका जन्म कैथोलिक धर्म में हुआ, कैथोलिक शाखा में हो गई, तो भाई साहब उस समय का तो माहौल एंटी कैथोलिक था। तो उसका इनको भुगतना पड़ा नतीजा। वो क्या कि इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, बिना डिग्री दिए इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये अलग धर्म से, यानी ये कैथोलिक धर्म से आते थे। तो इनके धर्म की वजह से बिना इनको डिग्री दिए हुए इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। तो भाई साहब आप अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके धर्म के आधार पर निकाल दोगे, उसके साथ भेदभाव करोगे, तो ये उसको अच्छा तो लगेगा नहीं, है ना। इस चीज का असर उनके हृदय पर पड़ा और उन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए अपने आप को मजबूत बनाना, सारे कानूनों को समझना बेहतर समझा और जाकर इन्होंने लॉ की पढ़ाई कर ली, एडवोकेट की पढ़ाई कर ली, लॉ की पढ़ाई कर ली, ताकि इनके ऊपर किसी भी अत्याचार का ये सामना कर सके, जवाब दे सके। इन्होंने कानून की पढ़ाई पढ़ ली और साथ ही साथ थियोलॉजी की भी पढ़ाई पढ़ी। अब बताओ, इनको इनके धर्म की वजह से निकाला गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इन्होंने कहा कि भाई साहब देखो अब धर्म पढ़ेंगे, और इन्होंने धर्म भी पढ़ा, थियोलॉजी भी पढ़ा, कानून भी पढ़ा, क्योंकि अपमानित होकर निकाला गया, अपमानित करके निकाला गया। तो उसके लिए इन्होंने कानून की पढ़ाई पढ़ी ताकि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, कोई मुझे मेरे हक से अलग नहीं कर सकता। और दूसरी बात, इन्होंने थियोलॉजी भी पढ़ा, मतलब कि धर्म शास्त्र को भी पढ़ा अच्छे से, ताकि अपने धर्म को सही से समझ सकें, उसमें जो भी चीजें हैं उसके बारे में वो सही से जानकारी इकट्ठा कर सके। क्या होती है थियोलॉजी? वो देखिए, थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र या ईश्वर मीमांसा। धर्मशास्त्र कहते हैं या ईश्वर मीमांसा कहते हैं या ब्रह्म विद्या कहते हैं आम भाषा में। ये दरअसल ईश्वर, धर्म और धार्मिक विश्वासों और सिद्धांतों को व्यवस्थित और तार्किक रूप से अध्ययन करना है। तो इन्होंने किया, जॉन डॉन ने किया। जॉन डॉन ने थियोलॉजी की पढ़ाई की, मतलब कि उन्होंने ईश्वर के बारे में या धर्म के बारे में पढ़ाई किया। और कैसा पढ़ाई किया? तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और बहुत ही तार्किक तरीके से, मतलब लॉजिकल होकर हर चीज का जवाब सवाल करके तर्क के आधार पर उन्होंने पढ़ाई किया है, अंधविश्वास के आधार पर पढ़ाई नहीं किया। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं।
इन्होंने, हमारे जॉन डन साहब ने पार्टिसिपेट किया। कहां पार्टिसिपेट किया, कहां भाग लिया? द नेवल एक्सपेडिशंस में। नेवल एक्सपेडिशंस यानी नौसेना जो अभियान है, उस नौसैनिक अभियान में इन्होंने हिस्सा लिया है। और एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल। और भाई साहब सेक्रेटरी भी बने, ये सेक्रेटरी भी बने, ये एक सेक्रेटरी भी बने। किसके सेक्रेटरी बने? तो एक अमीर जो व्यक्ति था, एक रईस जो व्यक्ति था, उस रईस व्यक्ति के अंदर ये सचिव भी बने। और इन्होंने वहां पर बलंडर ये कर दिया कि उस काम पर रहते हुए, मतलब ये सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे वहां पे, और काम पे रहते हुए वहां जो भतीजी थी उसकी, या भांजी कह लो, भतीजी या भांजी, तो जो वहां भतीजी थी या भांजी थी उस रईस की, उसी से चुपके से शादी कर लिया। यही काम बलंडर कर दिया इन्होंने। भाई साहब बहुत अच्छे से इनको नौकरी मिल गई थी सेक्रेटरी की। ये वहां पर सचिव के रूप में काम कर रहे थे एक अमीर व्यक्ति के अंदर, लेकिन इनको उनकी भतीजी से प्रेम हो जाता है, और प्रेम की वजह से इन्होंने भागकर चुपके से शादी कर ली है। और शादी करने का नतीजा ये हुआ कि भाई साहब को नौकरी से हाथ गंवानी भी पड़ी, और थोड़े समय के लिए जेल भी गए हैं, और नौकरी से भी हाथ धोनी पड़ी है। चलिए आगे देखते हैं, नेवल एक्सपेडिशन क्या होता है? तो नेवल एक्सपेडिशन का मतलब होता है नौसैनिक अभियान। ये दरअसल क्या होता है, आप इसको समझ लो कि ये विशेष प्रकार से एक सैन्य अभियान होता है, जो जहाजों के माध्यम से समुद्री यात्रा पर भेजा जाता है हमारे सैनिकों को। तो समुद्री यात्रा पर जहाजों से जब सैनिकों को आप भेजोगे, और वो दुश्मन के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे, या नई भूमि की खोज करेंगे, या समुद्र की सुरक्षा करेंगे, तो वैसी यात्रा को कहते हैं नौसेना यात्रा या अभियान। उसे आप कहते हो नेवल एक्सपेडिशन। समझे? ठीक है भाई। तो इन्होंने 2 नेवल एक्सपेडिशन भी करी थी। चलिए आगे देखते हैं। In 1615, at the age of 42, John Donne accepted ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preacher of his time. 1615 की बात है, जॉन डन जब 42 साल के थे तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या एक्सेप्ट कर लिया? ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है दीक्षा। उन्होंने दीक्षा एक्सेप्ट कर लिया। कहां पर? एंग्लिकन चर्च में। और बन गए अपने समय के सबसे महान पुजारी, महान उपदेशक। अपने समय के सबसे महान उपदेशक के रूप में ये उभरे, जब 42 साल की उम्र में इन्होंने दीक्षा स्वीकार कर ली और धर्म का पाठ सबको पढ़ाना शुरू किया। अब क्या होता है ऑर्डिनेशन, या क्या है एंग्लिकन चर्च, इसको समझ लीजिए। तो एंग्लिकन चर्च जो है ये पश्चिमी ईसाई धर्म की एक प्रमुख शाखा है ये चर्च। और 16वीं शताब्दी के समय की बात है, इंग्लैंड में सुधार आंदोलन चल रहा था। वही वाला जैसे अभी बताया ना कि कैथोलिक धर्म का वो लोग विरोध कर रहे थे और प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना रहे थे। रोमन कैथोलिक जो था, रोम के जो कैथोलिक थे, रोम के जो पोप थे, उनका विरोध कर रहे थे ये लोग। और उस समय ये लोग नए धर्म को अपना रहे थे या नई शाखा बना रहे थे। तो वही है अपना सुधार आंदोलन। तो सुधार आंदोलन चल रहा था और ये सभी लोग रोमन कैथोलिक चर्च से अपने आप को अलग कर लिए, और इन्होंने एक नया अपना विचारधारा बनाया, जो विचारधारा है प्रोटेस्टेंट। और इसी प्रोटेस्टेंट में भी कई शाखाएं निकल गई, जैसे आपका एंग्लिकन है, बैप्टिस्ट है, ठीक है। ये इसी प्रोटेस्टेंट के ही शाखाएं हैं, एंग्लिकन, बैप्टिस्ट, ठीक है भाई। तो परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण है। चलो ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि जो एंग्लिकन चर्च है, ये एंग्लिकन चर्च एक नया चर्च निकला इस कैथोलिक चर्च से हटके। कैथोलिक जो कि रोम में था, जो पोप वहां हुआ करते थे, उनको छोड़कर इंग्लैंड का वो जो राजा था चार्ल्स अष्टम, उसके वजह से इन लोगों ने एक नया आंदोलन शुरू किया इंग्लैंड में, और वहां पर एक नया चर्च बना लिया जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट। ठीक है जी। अब देखिए दीक्षा क्या होती है, मैंने कहा दीक्षा भी बताते हैं। तो दीक्षा क्या होती है? तो दीक्षा दरअसल एक अनुष्ठान है, एक पवित्र पूजा पाठ है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो होता है उसको पुजारी कह लो, या फादर कह लो, या पास्टर कह लो। तो कोई भी जो पुजारी होते हैं ईसाई धर्म के, वो धर्म का ज्ञान सौंपते हैं, धर्म की जिम्मेदारी सौंपते हैं उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति दीक्षा लेता है। ठीक है जी। तो चर्च में होने वाली एक पवित्र अनुष्ठान है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को औपचारिक यानी ऑफिशियल रूप से मसीह और कलीसिया की सेवा के लिए अधिकृत और नियुक्त किया जाता है। तो दरअसल ये जो दीक्षा है
ये एक प्रकार की परंपरा कह लो या रस्म कह लो, रस्म है जो हमारे पादरी लोग होते हैं, पोस्टर लोग जो होते हैं, वो देते हैं किसी भी व्यक्ति को। जो व्यक्ति दीक्षा हासिल करता है उसको अब बना दिया जाता है सेवक। किसके सेवक? तो मसीह यीशु मसीह के सेवक और कलीसिया के सेवक बना दिया जाता है कि आप ऑफिशियल रूप से अब आप उनकी सेवा करो। आपका काम है प्रार्थना करिए और सारे लोगों को आशीर्वाद दीजिए। ठीक है जी, सारे लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाइए। तो ये है हमारा ऑर्डिनेशन। चले आगे देखते हैं। इन लव, प्रेम में, लिरिसिज्म डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रियार्कल ट्रेडिशन, इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोकियल टोन। जॉन डन ने क्या किया? जब जॉन डन लिख रहे थे प्रेम के गीत के बारे में, यानी जब जॉन डन प्रेम पर कविता लिख रहे थे, तो इन्होंने पालन नहीं किया। किसका पालन नहीं किया? तो पेट्रियार्कल परंपरा का पालन नहीं किया। अब ये पेट्रियार्कल कौन है तो वो समझो। ये भाई साहब हमारे पेट्रियार्कल परंपरा, ये 14वीं शताब्दी के एक कवि हैं। 14वीं शताब्दी में इटली में एक कवि हुए जिनका नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्का। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्का ने जो प्रेम पर कविता लिखी अपनी प्रेमिका के लिए, उनकी प्रेमिका का नाम था लौरा। तो भाई साहब जो हमारे फ्रांसिस्को पेट्रार्का थे, उन्होंने जो प्रेम पे कविता लिखी और उस कविता को उन्होंने 8 और 6 लाइन यानी 14 लाइन पर लिखा, जिसको सोनेट कहा गया। और उस कविता को इन्होंने जो हमारे ये रहे हैं फ्रांसिस्को पेट्रार्का, उस कविता को लिखने के लिए उन्होंने जिस तरह की शैली का उपयोग किया है, उस तरह की शैली का जॉन डन उपयोग नहीं करते हैं। हाँ, यही पर बात हो रही है कि जॉन डन ने पेट्रार्कन परंपरा से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया। यानी जिस तरह से उस समय प्रेम के ऊपर अगर कविताएं कोई लिखी जाती थी तो सब लोग पेट्रार्कन ट्रेडिशन को अपनाते थे, लेकिन जॉन डन हमारे इस ट्रेडिशन से अलग हो गए और उन्होंने पेट्रार्कन ट्रेडिशन को नहीं अपनाया। ठीक है भाई, चले देखे आगे। तो इन्होंने उस ट्रेडिशन को नहीं अपनाया, तो फिर क्या अपनाया? इन्होंने एक नया अपना तरीका अपनाया जिसे इंटेलेक्चुअल और कोलोकियल टोन कहते हैं। मतलब कि इन्होंने बौद्धिक रूप से और बोलचाल वाली स्वर का प्रयोग किया। इन्होंने बौद्धिक रूप से और बोलचाल वाली स्वर का प्रयोग किया, मतलब जो तार्किक रूप से सही था, जो लॉजिकली ठीक था, जो सबको समझ में बात आ जाए, भावनाओं से कम और तर्कों से ज्यादा जो सही सिद्ध होता था, उसको इन्होंने अपने कविता में जगह दी। और साथ ही साथ ऐसी बोलचाल वाली भाषा को जगह दिया जो मेरे और आपके जीवन में अक्सर हुआ करती है। तो उस बोलचाल की भाषा को इन्होंने जगह दिया है। आगे देखते हैं भाई। His love poems use the latest discovery of science and geography to hammer home a point and combine passion with the verbal and intellectual teasing. इनकी कविताओं में, जो हमारे जॉन डन साहब रहे हैं, इनकी कविताओं में आपको प्रेम की तीव्रता दिखाई देगी। साथ ही साथ अब ऐसा नहीं है कि प्रेम के बारे में बात करने लग जाए तो एकदम ही अंधे हो जाएं, तो वैसा भी नहीं है। प्रेम की तीव्रता दिखाई देगी, साथ ही साथ विज्ञान की भी बात दिखाई देगी, भूगोल भी दिखाई पड़ेगी इनकी कविताओं में। इनकी कविताओं में आपको तर्क यानी लॉजिक समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास के बारे में या अंधविश्वासी की तरह कुछ भी लिखते चले गए, ऐसा नहीं है। इनकी कविताओं में आप जहां विज्ञान की बात देखोगे, भूगोल की बात देखोगे, यहाँ इनकी कविताओं में तर्क की बात देखोगे, ये सारी चीजें आपको प्रेम के साथ साथ इनकी कविताओं में मिलने वाली। ठीक है, साथ ही साथ तार्किक तीखेपन यानी लॉजिकल फैक्ट जो होता है, जो किसी भी चीज को अपने तर्क के आधार पर ये हमेशा काटा करते थे और बौद्धिक पहेलियों के माध्यम से अपनी बात को दृढ़ता से रखते हैं। अपनी कविता में भाई साहब हमारे प्रेम की बात तो करते ही करते हैं, विज्ञान की भी बात करते हैं, भूगोल की भी बात करते हैं, ये बात करते हैं हमारे साहब अपने लॉजिक का भी, साथ ही साथ और भी जो बौद्धिक पहेलियां हैं, जो मानसिक पहेलियां हैं, पजल्स हैं, उनका भी ये प्रयोग करते हैं। और इस वजह से इनकी कविता और उससे बिल्कुल अलग हो जाती है। या यूं कह ले कि जो पेट्रियार्कल ट्रेडिशन था, इससे भी पूरी तरह से अलग हो जाती है। जहां पर उस समय के लोग जो थे इस ट्रेडिशन का पालन करते थे, ये साहब जो हमारे हैं वो इस ट्रेडिशन से अलग रहा करते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। जॉन डन को जाना जाता है उनके गीत के लिए, जाना जाता है उनके सोनेट के लिए यानी 14 लाइन की कविता के लिए।
जॉन डॉन को जाना जाता है सटायर्स के लिए, यानी व्यंग के लिए, हंसी मजाक के लिए। इनको जाना जाता है एलिजीज के लिए, एलिजीज यानी शोक गीत के लिए, ऐसी ऐसी कविता जिसमें शोक हो, जिसमें दुख हो। ठीक है जी। इनको इनके प्रवचनों के लिए भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये उपदेशक बन गए थे 42 साल की उम्र में, इन्होंने पादरी का रूप ले लिया। तो इनको 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 इनके सरमन्स के लिए भी जाना जाता है। जेन्युइन poetic feelings, harsh meteors, strange and whimsical images characterize all his poetic creation। अगर आपको जॉन डॉन की कविताओं को समझना है ना, तो ये सारी खूबियां उनकी कविताओं में आपको देखने को मिलेगी। क्या क्या मिलेगी भाई साहब? तो वास्तविक जो कविता होती है, या वास्तविक जो काव्य भावना होती है, कविता की जो रियल फीलिंग, वो आपको दिखाई पड़ेगी इनकी कविता में। कठोर माप किसी भी बात को बहुत ही डंके की चोट देता है। ठीक है जी। साथ ही साथ तनावपूर्ण और सन की तस्वीर भी इनकी कविताओं में आपको ऐसी तस्वीर दिखाई देगी जो बिल्कुल ही आपको बेचैन कर देने वाली है। एकदम तनावपूर्ण टाइप की, एकदम उग्र टाइप की इनके कविताओं में आपको तस्वीर दिखाई पड़ेगी, बातें समझ में आएंगी। तो ये सारी खूबियां रही हैं इनकी कविताओं की। समझ गए? ये है हमारे जॉन डॉन साहब, जिन्होंने अपनी कविता लिखी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। वही हम करने जा रहे हैं। तो भाई साहब ये हमने अपनी कवि के परिचय को कंप्लीट कर लिया। आओ जरा सा एक बार फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं, एक नजर फिर से हम देख लेते हैं। जो हाईलाइट थे हमारे, उन पर जरा ध्यान लेते हैं। और ध्यान रखना क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव शुरू हो चुका है दोस्त, ध्यान रखिएगा क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव शुरू हो चुका है। क्या क्या ध्यान रखना है? देखो, पहली बात कि जॉन डॉन का जन्म कब हुआ? तो कहोगे भाई 1572 में। मृत्यु कब हुई? तो 1631 में। क्या थे ये? तो ये पहले ऐसे कवि माने जाते हैं जिन्होंने मेटाफिजिकल की शुरुआत करी थी। ठीक है जी। यहां तक बात हमने कंप्लीट कर ली। चलो, इसके बाद क्या बोला? मेटाफिजिकल क्या होता है वो आपको बताया था कि धर्म से जुड़ी बातों को करना। ठीक है, भौतिक से परे जुड़ी बातों को करना, वो मेटाफिजिकल है। कहाँ जन्म हुआ? लंदन में हुआ, एक बहुत ही समृद्ध परिवार में। इनका परिवार जो था वो रोमन कैथोलिक परिवार था। ठीक है जी, व्यापारियों का परिवार था, कोई दिक्कत। और तब हुआ इंग्लैंड में इनका जन्म जब इंग्लैंड का माहौल ही एंटी कैथोलिक था, यानी इंग्लैंड में उस समय कैथोलिक लोगों को लोग पसंद ही नहीं करते थे, और उस समय एक कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ। इसका इसका भुगतान इन्हें ये करना पड़ा कि भाई साहब जब अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री दिए निकाल दिया। अब ऐसे अपमान पाकर इन्होंने नियम कानून की यानी वकालत की पढ़ाई पढ़ी, और साथ ही साथ ये धर्म के बारे में भी बहुत बहुत गहराई से पढ़ते हैं। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं आगे। हमने कहा कि भाई साहब जो हमारे थे जॉन डॉन, तो जॉन डॉन जी नेवल एक्सपेडिशन में भी सहयोग लेते हैं। 2 नेवल एक्सपेडिशन में 2 नौसैनिक अभियान में इनका हिस्सा रहता है। और वहां पर फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि एक रईस के यहाँ नौकरी की है, उसके सेक्रेटरी के रूप में, सचिव के रूप में, और वहां उसकी भतीजी से या भांजी से शादी कर लेते हैं चुपके से, जिसकी वजह से साहब को नौकरी भी गंवानी पड़ती है और नौकरी भी गंवानी पड़ती है और कुछ दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारे लेखक साहब हैं, 1615 की बात है, उस समय ये दीक्षा ले लेते हैं, मतलब पादरी बन जाते हैं। तब इनकी उम्र करीब 42 साल हो रही है। तो 42 साल की उम्र में ये दीक्षा ले लेते हैं और पादरी बन जाते हैं, और अपने जमाने के सबसे महान उपदेशकों में से गिने जाते हैं। क्योंकि धर्म के बारे में इन्होंने पढ़ाई करी है ना, थियोलॉजी के बारे में इन्होंने पढ़ाई की है, तो इनको अपने धर्म के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारे लेखक महोदय रहे हैं जॉन डॉन जी, इनको जान सकते हो आप। इनको जाना जाता है कि इन्होंने पेट्रियार्कल ट्रेडिशन का पालन नहीं किया, यानी जो हमारे पेट्रियार्कल ट्रेडिशन है, जो हमारे एक कवि थे जिनका नाम था अभी तो बताया तो था मैंने, हाँ, एक हमारे कवि थे जिनका नाम था पेट्रार्का। तो पेट्रार्का के ट्रेडिशन, पेट्रार्का जी जिस तरह से कविताएं लिखा करते थे प्रेम पर, इन्होंने उस तरह की कविताएं नहीं लिखी है। उनका अनुकरण इन्होंने नहीं किया, उनका देखा देखी इन्होंने नहीं किया, बल्कि जॉन डॉन ने एक नई तरीके से कविता लिखनी शुरू की। और उनकी कविताओं में आपको दिखेगा जो भी हाल ही में खोज हुए हैं, यानी नई खोज उनकी कविता में दिखेगी। उनकी कविताओं में आपको दिखाई देगी विज्ञान की बातें, आपको भूगोल की बातें दिखाई देंगी उनकी कविता में। तो
तो ऐसी तार्किक और बौद्धिक बातें इनकी कविता में आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है भाई, चले बहुत बढ़िया। जॉन डन जाने जाते हैं किस चीज के लिए? अपने सॉन्ग्स और सोनेट के लिए, सटायर्स के लिए, एलिजीज के लिए, सरमन्स के लिए, इन सारी चीजों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब ये सारे चीज आप याद रखो। अब चलो फाइनली तैयार हो जाओ अपने ऑथर्स के इंट्रोडक्शन को करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा। अभी अभी इसलिए मैंने दोबारा दोहराया ताकि आप इनके ऑब्जेक्टिव्स को देखोगे। चलो, और ये सारा जवाब आप खुद देना भाई, हमारी शर्त आपको मालूम है कि पहले आपको जवाब देना होता है, फिर मैं बताता हूँ। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आसान आसान सा क्वेश्चन है, कोशिश करो, आज जो पढ़ा है उसी में से है। पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? बताओ ये किससे नहीं है? कौन है लेखक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के? तो बताओ भाई मेरे, कौन? विलियम शेक्सपियर? अरे नहीं, वो है हमारे जॉन डॉन। कौन है भाई? जॉन डॉन। तो जॉन डॉन हमारे जो हैं वो हमारे कवि हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के। चले, दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, द पोएम बिलोंग्स टू विच लिटरेरी मूवमेंट? कौन से साहित्यिक आंदोलन, कौन से साहित्यिक आंदोलन, साहित्यिक बदलाव, कौन से साहित्यिक आंदोलन या साहित्यिक बदलाव के आधार पर जॉन डॉन ने अपनी कविता लिखी है? या ये कौन सा बदलाव किए हुए हैं? उस समय के ट्रेडिशन से ये कैसे अलग हटे हुए हैं? उस समय के ट्रेडिशन से ये कैसे अलग हटे हुए हैं? आप बताओ, आंसर दो कि वो कौन सा ट्रेडिशन था, वो कौन सा ट्रेडिशन था जिससे अलग हटकर इन्होंने एक नए प्रकार की कविता की रचना की या शैली की रचना की? तो आपका आंसर होगा दोस्त मेटाफिजिकल पोएट्री। जी हाँ मेरे भाई, जॉन डॉन साहब जो थे उन्होंने एक नई लिटरेरी मूवमेंट या नई लिटरेरी कह लो कि कविता की शुरुआत करी या नई लिटरेरी वर्क की शुरुआत करी जिसका नाम था मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है, जॉन डॉन का जन्म कब हुआ? चलो बताओ बताओ बताओ, आपके सामने है, अभी अभी कई बार हमने किया हुआ है। जॉन डॉन का जन्म होता है 1572 में। ठीक है जी, 1572 में, याद रखिएगा 1572। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डॉन जो है वो पायनियर हैं। पायनियर है मतलब कि पहले शुरुआत करने वाले हैं या यही स्थापना करता है। वो कौन है भाई साहब, किस चीज की स्थापना करता है ये? तो ये स्थापना करता है मेटाफिजिकल पोएट्री के, क्योंकि इनसे पहले मेटाफिजिकल पोएट्री कोई नहीं लिखता था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? किसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया? बताओ जरा, किसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया बिना उसे डिग्री दिए? तो आपका आंसर होगा दोस्त, वो थे हमारे जॉन डॉन। जॉन डॉन को उनके कॉलेज से निकाल दिया गया, उनकी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, क्योंकि ये कैथोलिक धर्म थे। और उस समय जो इंग्लैंड था वो एंटी कैथोलिक था। उस समय जो इंग्लैंड पूरी तरह से विपरीत था कैथोलिक लोगों के। जैसे अभी हिंदुस्तान की कल्पना कर सकते हो कि ये जो सरकार है, वर्तमान की जो सरकार है, ये जो सरकार है ये एंटी मुस्लिम सरकार है। यानी सरकार को अपना पूरा वोट या अपनी पूरी की पूरी सत्ता ही चलानी है मुस्लिमों के विरुद्ध में खड़ा होकर। तो ये हिंदू पार्टी है और एंटी मुस्लिम सरकार चला रही है। तो खैर आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं लेना है, ये राजनीति है, इसमें ये सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन हाँ, अब जो है वो सामने मैंने बता दिया, जिस तरह से माहौल था उस समय इंग्लैंड का कि वहां पर कैथोलिक लोगों को पसंद नहीं करते थे, उसी प्रकार माहौल है भारत में, मुसलमान लोगों को पसंद नहीं करते, अल्पसंख्यकों को पसंद नहीं करते। ठीक है जी, तो जॉन डॉन को निकाल दिया गया उनके यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। क्यों निकाल दिया गया भाई? क्योंकि साहब जो थे हमारे वो कैथोलिक धर्म से थे, तब का इंग्लैंड कैथोलिक धर्म वालों से नफरत करता था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। जॉन डॉन एक थे, कवि थे, कहां के थे बताओ जरा? तो आंसर लिखोगे दोस्त मेरे, जॉन डॉन जो कवि थे वो थे ब्रिटिश उन्हें कहते हो जो अपने ब्रिटेन के हैं, उन्हें आप ब्रिटिश कहते हो। और इंग्लैंड जो है वो ब्रिटेन का ही एक पार्ट है। तो आप कह सकते हो कि जो जॉन डॉन है वो हमारे एक ब्रिटिश कवि हैं, लेखक। ओके, अगला क्वेश्चन, जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। जॉन डॉन क्या है? हाँ ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि बार बार एक ही आंसर क्यों आ रहा है, बस आंसर एक जैसा दिख रहा होगा, लेकिन जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है वो अलग अलग है। ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रखना है।
जॉन डॉन क्या है, कौन से टाइप के कवि हैं? नेचर, कैलिबर, रोमांटिक, ना जी मेटाफिजिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर, किस चीज के लिए जाने जाते हैं जॉन डॉन? चलो आंसर करो, अभी अभी हमने किया था। किस चीज के लिए जाने जाते हैं? तो जॉन डॉन जाने जाते हैं अपने सॉन्ग्स और सोनेट्स के लिए भी, सटायर्स के लिए भी, सरमन्स के लिए भी। तो क्या सर हम आंसर ऑल ऑफ दीज कर दें? बिल्कुल करना होगा, कोई गुंजाइश नहीं, कोई दूसरी उपाय नहीं, यही आंसर है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ठीक है भाई, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है ना भाई साहब, ये भी इंग्लैंड के या यूरोप के महान भाई साहब, ये शेक्सपियर हमारे, और ये भी बहुत ही रोमांटिक लाइक कवि हैं और बहुत ही कमाल की इन्होंने भी कविता लिखी है। तो इनकी कविता जो है, शेक्सपियर जी की जो कविता है, इनकी कविता का एक नाम है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, दो आत्माओं का मिलन या सच्ची आत्माओं का मिलन। तो इन्होंने कविता लिखी है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये भी बहुत अच्छे से प्रेम पर कविता लिखा करते थे। तो जो हमारे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो हमारे लिखा है जॉन डॉन जी ने कविता, उनकी कविता को शेक्सपियर की कौन सी कविता से तुलना की जा सकती है? तो मैंने बताया भाई, अभी अभी बताया कि वो शेक्सपियर की कविता का नाम है, वो शेक्सपियर के कविता का नाम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। आपको ये पढ़ने को मिलेगा मित्र, हाँ जी, आपको ये पढ़ने को मिलेगा 11th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, चिंता नहीं करिए। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स। अच्छा, जब ये लेखक महोदय आखिर किस अवसर पर ये कविता को कहते हैं या लिखते हैं? तो दरअसल वो जा रहे होते हैं यात्रा पर, एक महाद्वीपीय यात्रा पर, यानी अपने अपने द्वीप से निकलकर, इंग्लैंड यानी यूरोप के द्वीप से निकलकर किसी अन्य द्वीप की यात्रा की तरफ जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो इनकी प्रेमिका जी रो रही हैं, तो अपनी प्रेमिका जी को सांत्वना देने के लिए ये बता रहे हैं कि भाई रो नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, तो जब ये ट्रिप पे जा रहे थे महाद्वीपीय यात्रा पर, तब इन्होंने ये कविता अपनी प्रेमिका को, मतलब तब उन्होंने जो बातें अपनी प्रेमिका को कहा है वही चीज आपके सामने कविता के रूप में है। अगला क्वेश्चन है जॉन डॉन डाइड इन, कब मरे हैं भाई साहब हमारे ये जॉन डॉन, कब मृत्यु को प्राप्त हुए? तो वो है 1631, याद रखना 1631। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन डैश डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन एंग्लिकन चर्च। एंग्लिकन चर्च में जो हमारे जॉन थे, जॉन डॉन, वो कब दीक्षा स्वीकार करते हैं? तो वो समय है आपका 1615। जी हाँ, 1615 समय है वो जब इन्होंने अपनी दीक्षा स्वीकार की। 1631 में तो अभी इनकी मृत्यु हो गई, अभी तो देखा हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अपना कि जॉन डॉन सीक्रेटली मैरिड हिज पेट्रॉन्स। जॉन डॉन ने चुपके से शादी कर ली, किसके? तो अपने मालिक, जो उनके मालिक थे, जिनके यहाँ सचिव बन के थे ये, उन्हीं के किन से शादी कर ली? बहन से? नहीं भाई, वो भतीजी थी, उनकी भतीजी से ही चुपके से इन्होंने शादी कर ली। तो योर आंसर विल बी बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। जॉन डॉन बिलोंग्स टू, जॉन डॉन आते हैं, कहां से आते हैं, कौन से परिवार से, बताओ जरा। तो जॉन डॉन आते हैं कैसे परिवार से? रोमन कैथोलिक से कि एंटी कैथोलिक से? जी हाँ, रोमन कैथोलिक से। ठीक है जी, ये आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही हो गया, कोई नहीं। तो जॉन डॉन आते हैं कौन से परिवार से? रोमन परिवार से। तो भाई मेरे, आज यहाँ पर आपने देखा, हमने लेखक साहब के परिचय को भी ले लिया और इनसे जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे इंपॉर्टेंट सारे, वो हमने निकाल लिए, उसका हमने प्रैक्टिस भी किया। अगली क्लास में, अगले पार्ट में हम लोग इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, और उससे फिर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम प्रैक्टिस करेंगे। आज हम यही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।